आज हम लोग अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अक्षांशों पे सूर्य से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और पार्थिव विकिरण से उसकी अपेक्षा कम ऊष्मा बाहर स्पेस की ओर निकलती है। इस प्रकार से वैसे अक्षांशों में जहाँ सूर्य से ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त हो और पार्थिव विकिरण से कम ऊष्मा बाहर निकले, वो सरप्लस क्षेत्र होगा। और सरप्लस क्षेत्र में हम देखेंगे कि वहाँ आमतौर पे सालों भर तापमान अधिक होता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हायर लैटिट्यूड पे जहाँ पर सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वो अपेक्षाकृत कम है और पृथ्वी से निकलने वाली वापस जाने वाली ऊष्मा, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, वो अधिक है। तो आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सालों भर तापमान कम रहता है। वैसे प्रदेश को हम लोग डिफिसिट रीजन कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि ये जो अक्षांश आप देख रहे हैं कि इधर इस तरफ जो है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इस तरफ 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और यहाँ 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर है। तो इस 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे सरप्लस रीजन कम होता जाता है और डिफिसिट रीजन होता जाता है। इस सरप्लस और डिफिसिट का कारण ये है कि 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो भाग है वहाँ सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं और सीधी किरणों के कारण वहाँ सालों भर अधिक तापमान या अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण यह क्षेत्र सालों भर अधिक गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण वहाँ अपेक्षाकृत कम ऊष्मा प्राप्त होती है। कारण एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाना तथा जो सूर्य की किरणें हैं उनका अधिक भाग में फैल जाना, इन कारणों से ऐसा होता है। और फाइनली ये जो 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ तक 40 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक और 40 डिग्री साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो प्रदेश है उस प्रदेश में डिफिसिट की स्थिति रहती है, यानी ऊष्मा की प्राप्ति कम और ऊष्मा का खर्च ज़्यादा है। तो इसलिए ये डिफिसिट प्रदेश होगा। तो अब सवाल उठता है कि यदि ये जो भाग है, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में यानी 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र है उसमें यदि सालों भर ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रहा हो और कम ऊष्मा पृथ्वी से विकिरित हो रही हो तो वैसी स्थिति में यह सरप्लस रीजन होगा। और यदि प्रत्येक दिन थोड़ी सी भी ऊष्मा बची हुई है तो अगले दिन ऊष्मा की मात्रा में और बढ़ोतरी होगी और यहाँ तापमान इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि यहाँ पृथ्वी इन अक्षांशों में पिघलने की अवस्था में आ जाए। क्योंकि प्रत्येक दिन का जो सरप्लस एनर्जी है वो यदि जमा होता जाए यहाँ पर तो जमा होते 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 इस क्षेत्र में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पृथ्वी पिघलने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसका कारण ये है कि जैसे ही ऊष्मा कहीं भी सरप्लस हुआ उस सरप्लस एरिया से डिफिसिट एरिया की तरफ ऊष्मा का संचलन होगा और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। और ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दो प्रमुख कारक हैं। सबसे पहला कारक है पवन। पवन सबसे बड़ा कैरियर है और पवन क्या करता है कि जैसे ही आपका कहीं पर भी तापमान बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए तापमान के साथ हवा के कण गर्म हो जाएंगे।
हवा के कण गर्म होंगे तो हवा के कण ऊपर उठने लगेंगे और ऊपर उठ करके फाइनली वह किसी और क्षेत्र में ऊपर जाने से ठंडे होकर के और जगह में जाएंगे। तो इस तरह से ऊष्मा का साइक्लिंग हो रहा है और ऊष्मा के साइक्लिंग के कारण ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ बहुत ज़्यादा सरप्लस हीट है वहाँ से डिफिसिट रीजन में ऊष्मा भेजी जाती है। और ये ऊष्मा भेजने में सबसे पहला कारक तो पवन था और दूसरा कारक आप कह सकते हैं जल या समुद्र कह सकते हैं। समुद्र बहुत अधिक भाग में पृथ्वी के समुद्र है या महासागर है और वो महासागर में जब भी ऊष्मा ज़्यादा कहीं पर भी मिली तो पानी जो है भाप बन करके ऊपर उठेगा और पानी भाप बन करके उठेगा तो वह अपने साथ ऊष्मा को भी वापस अपने साथ ले जाएगा, जिसे गुप्त ऊष्मा हम कहते हैं। और ये गुप्त ऊष्मा फिर पुनः वापस संघनित होकर के गुप्त ऊष्मा बाहर निकलेगी और दूसरे प्रदेश के क्षेत्र को गर्म करेगी। तो इस तरह से पानी और पवन ये दो बहुत बड़े हीट इंजन हैं और ये हीट इंजन एक जगह से ऊष्मा को दूसरे जगह स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण तक का जो भाग है, इस भाग में ऊष्मा हमेशा सरप्लस रहता है और ये जो सरप्लस रीजन है उसका कारण हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं और यह इस सरप्लस रीजन से हमेशा ऊष्मा डिफिसिट रीजन की तरफ स्थानांतरित होती है। अब यहाँ से 40 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक का जो भाग है, इस भाग में डिफिसिट जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे डिफिसिट बढ़ता जाएगा और वहाँ औसत तापमान कम होता जाएगा। जैसे यहाँ तक सरप्लस एरिया है, इस सरप्लस एरिया के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिफिसिट है, यहाँ हम आते हैं तो डिफिसिट की मात्रा और बढ़ती है, यहाँ पर आते हैं तो डिफिसिट की मात्रा उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ध्रुवों पर जाते हुए ऑलमोस्ट जो तापमान है वो माइनस में हो जाता है और सालों भर वहाँ बर्फ जमा होता है या स्नोफॉल की स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ हमेशा डिफिसिट है। डिफिसिट का मतलब हुआ कि जितनी ऊष्मा सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है उससे ज़्यादा ऊष्मा पृथ्वी से पार्थिव विक्रम के रूप में निकल जा रहा है, तो हमें ऊष्मा की आमदनी हमारी कम हुई और ऊष्मा का खर्च हमारा ज़्यादा हुआ। यह खर्च और आमदनी के अंतर के कारण इस एरिया में डिफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो था डिफिसिट और सरप्लस रीजन, उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उत्तरी गोलार्ध में चूंकि लैंड एरिया ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तकरीबन ये जो बैलेंस है, वो जो पॉइंट है जहाँ से डिफिसिट और सरप्लस को अलग करने वाला जो लाइन है, वो तकरीबन 40 डिग्री लैटीट्यूड है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये एग्जैक्टली 40 नहीं है बल्कि 38 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम है और महासागर ज़्यादा है। महासागर ज़्यादा होने के कारण 38 डिग्री से ही डिफिसिट की स्थिति शुरू हो जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला शेड, ये जो ब्लू शेड है ये डिफिसिट को दिखाता है और यहाँ पर एवरेज एनुअल इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो अधिक होता है। यहाँ पर यदि देखें तो सेम चीज़ है कि इंफ्रारेड रेडिएशन यानी पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है वो अधिक होता है और इस कारण से यहाँ पर डिफिसिट की मात्रा बढ़ती है। और सोलर रेडिएशन की बात यदि हम देखें तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन मोटे तौर पे सभी जगह इंफ्रारेड रेडिएशन से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर जो है, इस कलर से ये दिखाया गया है कि सोलर रेडिएशन ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एरिया और ये एरिया कम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को हमने समझने की कोशिश की, साथ ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कैसे पवन एक हीट इंजन का काम करता है और कैसे पवन एक जगह से हीट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है।
अगला जो टर्म हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है टेम्परेचर एनोमली या तापमान असंगति। तापमान असंगति का मतलब हुआ कि किसी भी जगह पर जो अक्षांश का तापमान होना चाहिए और वास्तव में उस अक्षांश पर जो तापमान है उसके अंतर को हम लोग टेम्परेचर एनोमली कहेंगे या तापमान की असंगति कहेंगे। और ये जो टेम्परेचर एनोमली या तापमान की असंगति है वो इसी हीट डिफिसिट या हीट सरप्लस के कारण होता है। आमतौर पे जो स्थल खंड है उन स्थल खंड में तापमान उस अक्षांश पर जो तापमान होना चाहिए उससे अधिक तापमान पाया जाता है, तो ये पॉजिटिव एनोमली कहलाएगा। यदि तापमान उस अक्षांश पर जो आइडियल तापमान होना चाहिए यदि उससे कम तापमान वहाँ पाया जाए तो उसे हम निगेटिव एनोमली कहेंगे। और निगेटिव एनोमली जनरली हम किसी खास टाइम में देख सकते हैं, जैसे रात्रि के समय में या किसी खास सीजन में देख सकते हैं। या यदि आप कहें कि ये जो एरिया है जो सरप्लस एरिया है, इस सरप्लस एरिया में हमेशा पॉजिटिव एनोमली रहेगा और डिफिसिट एरिया में हमेशा निगेटिव एनोमली रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ और तथ्यों को डिस्कस करेंगे जिसमें एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर या तापमान की विलोमता क्यों होती है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।